रात का गहरा सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक आदमी तेज कदमों के साथ रास्ते पर चलता जा रहा था, पर तभी अचानक बारिश होने लगी। उसे सामने पंचायत घर दिखा, पर वो वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो चलता रहा। लेकिन तभी अचानक बहुत तेज बिजली कड़की। वो आदमी डर की मारी भागा और जाकर पंचायत घर के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पंचायत घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से किसी के गुदगुदाने की आवाज आ रही थी। लेकिन अंधेरे में दिखना मुश्किल था। उसने मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट जलाई। जैसे ही रोशनी हुई तो उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली चुड़ैल प्रकट हुई। मुझे कुछ मत करना, मैं तो बस मालगंज नाम के गांव में एक पंचायत घर था, जहां विवेक सचिव की पोस्ट संभालने आ रहा था। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं है और गांव में ही आकर रुका हूं। क्या करूं? नौकरी है तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन पहला मौका मिलते ही मैं यहां से भाग जाऊंगा, बता रहा हूं। क्या रोड है ये? रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, समझ ही नहीं आ रहा है। तुम नए सचिव हो ना? मरोगे, तुम भी मरोगे। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ती है। क्या बक रहे हो? जाओ यहां से। भाग जाओ, अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। फिलहाल तू भाग जा यहाँ से, वरना मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं सुनेगा तो मरेगा, नहीं सुनेगा तो मरेगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे। विवेक उस पागल आदमी से पीछा छुड़ाकर पंचायत घर पहुंचता है। अरे सर, आप आ गए? आइए आइए, मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रहा था। हाँ ठीक है, पंचायत घर का दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक बहुत बुरी बदबू आती है। ये इतनी बुरी बदबू किस चीज की है? पता नहीं सर, मेरी तो नाक में बस गई है ये बदबू, तो मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन मुझे तो यहाँ रहना है। एक काम करना कि बाजार से बहुत सारे एयर फ्रेशनर ले आना। और प्रधान जी का है, वो आजकल बीमार रहते हैं, इसीलिए पंचायत घर नहीं आ पाते। विवेक को शक हो रहा था कि अभिषेक झूठ बोल रहा है। फिलहाल वो नाक बंद करके पंचायत घर के अंदर गया। उसे लग रहा था कि शायद कोई चूहा मरा पड़ा हो या कोई जानवर, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। यार अभिषेक, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं यहाँ रहूंगा कैसे। मजबूरी का नाम नौकरी है सर। हाँ यार, सही कहा तुमने। अभिषेक चला गया और विवेक मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर कुछ सोचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके ऑफिस में रखी हुई कुर्सी अपने आप हिलने लगी। वो उस कुर्सी के पास पहुंचा तो कुर्सी ने अचानक हिलना बंद कर दिया। ये क्या था? अगर ये हवा से हिल रही थी तो अचानक एकदम कैसे रुक गई? उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन कुर्सी पर बैठने के अगले ही पल अचानक उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो देखता है कि पूरे पंचायत घर में खून भर रहा है। फर्श, दीवारें, छत, सब कुछ खून से लाल हो चुका है। उसको हार्ट अटैक आने वाला था कि तभी अचानक उसका फोन बजा और वो ठीक हो गया। पंचायत घर भी पहले जैसा नॉर्मल था। हेलो, कौन? सचिव जी, मैं प्रधान बोल रहा हूँ। आप घर आ जाइए,
आज आपका खाना यहाँ है। ठीक है, आता हूँ। विवेक तो कैसे भी करके बस वहां से निकलकर भागना चाहता था। वो फौरन प्रधान के घर पहुंचा। आइए सचिव जी। क्या बात है, बड़े बदहवास लग रहे हैं आप। अभी मेरे साथ वहां बहुत अजीब सी चीज हुई। अच्छा, तो आपके साथ भी वही सब होने लगा? क्या सब? इस पंचायत घर में कोई भी सचिव रुक नहीं पाता है। इससे पहले आए कई सचिव भी छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन ये सब वहां हो क्या रहा है? पता नहीं, कुछ साल पहले ये सिलसिला अचानक शुरू हो गया। तो सरकार इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं है? सरकार दिखने वाली चीजों के लिए काम करती है। जो चीजें दिख ही नहीं रही है, उसके लिए सरकार क्या करेगी भला? विवेक खाना खाकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसे अचानक बिल्ली के रोने की आवाज आई। उसने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कहीं कोई बिल्ली नहीं थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो झिझक गया। अरे क्या हुआ सर? आप डर क्यों रहे? मैं हूं अभिषेक। नहीं, मैं वो बिल्ली के रोने की आवाज से थोड़ा घबरा गया था, पर मैंने तो किसी बिल्ली को रोते हुए नहीं सुना सर। फिलहाल आप मुझे यूं ही दिख गए तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसे डराया मत करो यार। अभिषेक विवेक से आगे चला गया और एक गली में मुड़ गया। विवेक अभी 2 ही कदम चल पाया था कि फिर से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहां फिर से अभिषेक खड़ा था। ये लीजिए सर, आपका मोबाइल। आप प्रधान जी के घर बुलाए थे। पर तुम तो अभी... हाँ, मैं उनके घर नहीं था, पर उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया आपका मोबाइल देने के लिए। विवेक ने अभिषेक से कुछ नहीं कहा, वरना वो उसे पागल समझता, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो भागता हुआ फौरन पंचायत घर पहुंचा। वो पंचायत घर का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसे अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई। कौन है? कौन है अंदर? विवेक के बोलते ही अंदर से आवाज आना बंद हो गई। उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, और अब बदबू पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने फटाफट एयर फ्रेशनर छिड़का। आखिर ये बदबू आ कहां से रही है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। विवेक बदबू का स्रोत पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक कमरा दिखा जिसमें ताला लगा था। लगता है बदबू इसी में से आ रही है, पर इसमें तो ताला लगा हुआ है। प्रधान जी को कॉल करनी पड़ेगी। विवेक प्रधान को कॉल करता है, लेकिन प्रधान साफ मना कर देता है कि वो दरवाजा नहीं खोला जा सकता। उसकी चाबी खो चुकी है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए वो लेटकर सो जाता है। रात का 2:30 बज रहा था। विवेक की एक अजीब सी आवाज के साथ आंख खुली। मोमबत्ती बुझने ही वाली थी। उसकी हल्की सी रोशनी में उसे कोने में एक आकृति नजर आई। वो आकृति दिखने में किसी औरत की लग रही थी, पर उस समय विवेक को अपने दिमाग पर भरोसा नहीं था। अचानक बाहर बिजली कड़की और उसकी रोशनी में उसे नजर आया कि वो एक चुड़ैल है। वो डर कर बाहर भागा। हे भगवान, ये सपना है या हकीकत? क्या मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? विवेक डर के मारे बाहर ही सो गया। अगली सुबह अभिषेक ने आकर विवेक को उठाया। क्या बात है सर, बाहर क्यों सो रहे हैं? तुम मानोगे नहीं अभिषेक, मैंने रात अपने कमरे में एक चुड़ैल को देखा था। क्या सर, आप भी? चलिए अंदर चलिए। विवेक डरते डरते अंदर गया और जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठा तो अचानक उसे बेचैनी होने लगी।
चीखों की आवाजें उसे सुनाई देने लगी और उसका शरीर फिर से पैरालाइज्ड होने लगा। तो वो उठकर खड़ा हो गया। यहाँ आखिर दिक्कत क्या है? पता नहीं सर, मुझे तो लगता है इस सब में प्रधान जी का हाथ है, इसीलिए वो यहाँ कभी नहीं आते। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कल मैं उनके घर गया था तो वो बिल्कुल ठीक थे, पर फिर भी यहाँ नहीं आए। खैर जो भी हो, अब मैं यहाँ एक तांत्रिक को बुलवाऊंगा, वरना मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। दिन भर का काम निपट जाने के बाद विवेक शाम में एक तांत्रिक को बुलवाता है। वो तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने वश में करने की और उससे बात करने की कोशिश करता है। चुड़ैल, सामने आ, तू इस बाबा से बच नहीं पाएगी। मैंने तुझ जैसी हजारों चुड़ैलों का काम तमाम किया है। तांत्रिक उस चुड़ैल को वश में करने में कामयाब हो जाता है, पर वो चुड़ैल कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसने बताना शुरू किया। ये सब प्रधान की वजह से है। उसने 10 साल पहले अपने साले को सचिव बनाने के लिए नियुक्त हुए सचिव को मरवा दिया था, और तब उस सचिव के भाई ने सचिव की कुर्सी पर टोना कराया था। मैं तब से यही हूँ। मेरा काम है किसी भी सचिव को इस कुर्सी पर ना बैठने देने का। ये टोना किसने कराया था? उसका नाम बता। नहीं, बता। नहीं। ये कुछ नहीं बताएगी। इसे कैद कर लीजिए या भस्म कर दीजिए। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम्हें पता है अभिषेक, इस कुर्सी पर किसी ने टोना कराया है, जिस वजह से ये चुड़ैल यहाँ किसी सचिव को रहने नहीं देती है। अच्छा ऐसी बात है, तो अब तक इतने सचिवों को इस चुड़ैल ने मारा है। मैं अभी इसे बताता हूँ। अरे नहीं, तुम रहने दो। ये तुमने क्या किया? अभी तुम्हें आधी कहानी पता चली थी, पूरी कहानी जान लो कि ये टोना मैंने कराया है। प्रधान ने मेरे भाई को मारा था। मैं इस कुर्सी पर कभी किसी को नहीं बैठने दूंगा। तो तुम प्रधान को मारो ना। उसे तो मैं मारूंगा ही, लेकिन उसने जिस पद की वजह से ये किया है, पहले मैं उसको तबाह करूंगा। इसलिए अब तुम्हारी बारी है। नहीं, प्लीज अभिषेक, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ के सचिवों के साथ होता क्या है। वो भागते नहीं है, मरते हैं। अभिषेक चुड़ैल को इशारा करता है और वो चुड़ैल एक बार में विवेक की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। फिर वो बंद पड़े कमरे को खोलती है। कमरा पूरी तरह से लाशों से भरा हुआ था। उसमें अब एक लाश विवेक की भी थी और कमरा फिर से बंद हो गया था।